तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल GKGS ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी लूसेंट सीरीज हम लोग का चल रहा है और लूसेंट सीरीज जो भी चलता है उसका टॉपिक हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। पहले ही होमवर्क डाल दिया जाता है एक दिन पहले। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है GKGS ग्रुप डिस्कशन, GKGS ग्रुप डिस्कशन चैनल का नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है GKGS ग्रुप डिस्कशन। तो साथियों सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए और शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। और अगर कुछ सही लगे कुछ खराब लगे तो उसके लिए कमेंट भी करें ताकि हम लोग को उससे नई ऊर्जा मिल सके आपकी अच्छाई से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लूसेंट सीरीज। लूसेंट में आज हम लोग का जैसे चल रहा है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैयद वंश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो 5 वंशों ने। कितने वंश? 5 वंश। कौन कौन सा? पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, हाँ ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। तो कुल कितने वंश? 5 वंश, ठीक है। अब आते हैं सवालात पे, ठीक है। तो बताइएगा कि जैसा कि हम लोग पढ़े थे कल तुगलक वंश, तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। कोई दिक्कत नहीं, बैठिए। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। और वही बताइएगा कि तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो महमूद तुगलक, ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक कौन थे? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। और जिसकी हत्या किसने किया था? तैमूर लंग ने, ठीक है। किसने किया था? तैमूर लंग ने, ठीक है। तो तैमूर लंग ने सुल्तान जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की हत्या कर दिया था, ठीक है। कब किया था? तो 1398 में, ठीक है। 1398 में आक्रमण किया था तुगलक वंश पे। और जो है तैमूर लंग को किसने साथ दिया था जब इसने आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत पे? तो उसको उसका साथ किसने दिया था? तो खिज्र खान, ठीक है। किसने दिया था? खिज्र खान है, ठीक है। और जब तैमूर लंग जब वापस जाने लगे, ठीक है, आक्रमण करके, उस टाइम जो है मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, ठीक है, मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर के शासक किसे नियुक्त किया था? खिज्र खान, ठीक है। खिज्र खान को किसे नियुक्त किया था? खिज्र खान को, ठीक है। तो उसने क्या किया? सैयद वंश की स्थापना किया। किसने? खिज्र खान है। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए? खिज्र खान, ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान। बताइएगा सैयद वंश का समयावधि, टाइम पीरियड 1414 से 1451, ठीक है। 1414 से 1451 तक, ठीक है। और बताइएगा रैयत ए आला की उपाधि किसे मिला था? खिज्र खान को, ठीक। किसे मिला था? खिज्र खान को, ठीक है। रैयत ए आला किसे? खिज्र खान को, ठीक है। अगला बताइएगा कि खिज्र खान के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बने थे? उसका पुत्र, ठीक है। उसका पुत्र शाहरुख खान। कौन? शाहरुख, ठीक है। शाहरुख खान ये वाला नहीं, बॉलीवुड वाला नहीं, ठीक है। तो खिज्र खान का पुत्र कौन? शाहरुख खान, ठीक है। अगला बताइएगा कि खिज्र खान की मृत्यु कब हुए थे? खिज्र खान की मृत्यु कब हुई थी? 1421 में। कब हुई थी? 1421 में। खिज्र खान की मृत्यु 1421 में हो गई, ठीक है। अगला बताइएगा कि सॉरी खिज्र खान के पुत्र मुबारक खान थे, ठीक है। कौन थे? मुबारक खान। और शाहरुख खान तैमूर के पुत्र थे, ठीक है। कौन थे? तैमूर के पुत्र, ठीक है। तो तैमूर लंग के पुत्र का नाम क्या था? शाहरुख, ठीक है। जिसे खिज्र खान जो है नियमित रूप से टैक्स भेजता था, ठीक है। सारा जो भी टैक्स होता था उसे किसे भेजता था? शाहरुख खान को, ठीक है। तो वो तैमूर लंग के पुत्र थे। लेकिन खिज्र खान के पुत्र कौन थे? मुबारक खान, ठीक है। खिज्र खान के पुत्र मुबारक खान, ठीक है। अगला बताइएगा कि तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। वही पूछे कि फतुहात ए फिरोजशाही, हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फतुहात ए फिरोजशाही क्या है? वो एक आत्मकथा है। किसका?
फिरोज शाह तुगलक का तो आत्मकथा स्वयं लिखा जाता है, जिसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो फतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। लेकिन अगर पूछे तारीख है मुबारक शाही, ये किसने लिखा था? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। अगला बताइएगा कि मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह, ठीक है। किसने किया था? मुबारक शाह। तो इसमें मुबारक लगा हुआ है, ठीक है। तो मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर की स्थापना किया था। हो गया? नहीं, हाँ, उसने शाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। मुबारक खां और मुबारक शाह एक ही है। शाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो मुबारक खान है, ठीक है। मुबारक खान है। हो गया? अगला बताइएगा कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन थे? आलम शाह, ठीक है। अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह, ठीक है। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह थे, ठीक है। बताइएगा कि सैयद वंश ने कितने समय तक शासन किए थे? दिल्ली सल्तनत पे सैयद वंश ने 37 वर्ष तक शासन किए थे। कितने वर्ष? 37 वर्ष। लेकिन अगर पूछे सबसे ज्यादा समय तक किसने शासन किया था? हाँ बोलिए। तुगलक वंश ने, ठीक है। तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा, तुगलक वंश। लेकिन सबसे कम अगर पूछे तो खिलजी वंश, ठीक है। सबसे कम खिलजी वंश, ठीक है। अब आता है लोधी वंश में, ठीक है। तो बताइएगा कि लोधी वंश का स्थापना किसने किया था? बहलोल लोधी, ठीक है। किसने किया था? बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने किया था, ठीक है। बताइएगा कि पहला, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था? तो पहला अफगान शासक अगर पूछे तो बहलोल लोधी, ठीक है। पहला अफगान शासक बहलोल लोधी, ठीक है। बताइएगा कि बहलोल सिक्के का प्रचलन कौन करवाए थे? बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल सिक्के बहलोल लोधी। अगर सिक्का पे आए तो बताइएगा सिंधु सभ्यता में जो सिक्का चलता था उसे क्या कहा जाता था? टेराकोटा, ठीक है। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। पीछे से पूछ देते हैं। नहीं, सिक्के को बोला जाता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो सिक्का चलता था उसे टेराकोटा ही बोला जाता था। अगला बताइएगा कि मकसद ए अली, ठीक है। मकसद ए अली किसे कहते थे? सरदारों को, ठीक है। दिल्ली बहलोल लोधी ने अपने सरदारों को क्या कहते थे? मकसद ए अली, ठीक है। मकसद ए अली, ठीक है। अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे, ठीक है। हो गया? अच्छा बताइएगा सर्वाधिक नहीं, सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाए थे? हिंद यावन, ठीक है। इंडो ग्रीक। सबसे पहले हिंद यूनानी। और अगर पूछे कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए थे? कुषाण वंश, ठीक है। किसने? कुषाणों में कौन से शासक? तो कनिष्क ने, ठीक है। कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने, ठीक है। लेकिन अगर वही पूछे सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में, ठीक है। कौन? गुप्त काल में। और अगर पूछे शीशे के सर्वाधिक सिक्के किसने चलवाए थे? सातवाहन, ठीक है। हाँ नहीं, सातवाहन। तो शीशे के सर्वाधिक शीशे के सिक्का का और कौन था? पोटीन, ठीक है। तो ये कौन चलवाए थे? सातवाहन, ठीक है। अगला बताइएगा कि कौन दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो अपने सरदारों के खड़े होने पर स्वयं खड़ा हो जाता था उसके सम्मान में? तो कौन? बहलोल लोधी, ठीक है। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे उदारवादी शासक कौन थे? बहलोल लोधी, ठीक है। सबसे उदारवादी बहलोल लोधी। हो गया? अगला बताइएगा कि बहलोल लोधी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बने थे? निजाम खां, ठीक है। उसका पुत्र निजाम खां, ठीक है। तो बताइएगा कि सुल्तान ए सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कौन बैठे थे? निजाम खां, ठीक है। निजाम खां। और बताइएगा कि निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली सिंहासन पर कब बैठे थे? तो 1489 में, ठीक है। 1489 में। हो गया? बताइएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था?
सिकंदर लोदी, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, हो गया। अगला बताइएगा कि गुलरुखी गुलरुखी शीर्षक से, ठीक है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखते थे? सिकंदर लोदी, ठीक है। कौन लिखते थे? सिकंदर लोदी। गुलरुखी अगर बोले तो सिकंदर लोदी। बताइएगा कि गुलामगिरी किसने लिखा था? ज्योतिबा फूले, ठीक है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, ठीक है। और बताइएगा कि ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम? सावित्रीबाई फूले, ठीक है, जो प्रथम महिला शिक्षक हुई थी, ठीक है। प्रथम महिला शिक्षक कौन? सावित्रीबाई फूले, हो गया। अगला बताइएगा कि सिकंदर लोदी ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? आगरा, ठीक है, क्योंकि आगरा शहर का स्थापना किया था। तो सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा में बनाई थी, ठीक है। अगला बताइएगा कि नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है, नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को समर्पित कर दिया था मांस तोलने के लिए। किसने? सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। बताइएगा कि इसने इसने क्या किया था कि मुसलमान विरोधी भी काम किया था, हिंदू विरोधी भी काम किया था, ठीक है। किसने? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। तो बताइएगा कि मुसलमानों को तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। मुसलमानों को तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी, ठीक है। किसने लगाया था? सिकंदर लोदी। बताइएगा सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो गले की बीमारी से, ठीक है। कैसे हुई थी? गले की बीमारी से। हो सकता था पुड़िया उड़िया खाता होगा, ठीक है। तो गले की बीमारी से कैसे हुई थी? गले की बीमारी से सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हुई थी? 1517 में, ठीक है। कब हुई थी? 1517 में, ठीक है। उसके बाद जो है सिकंदर लोदी के बाद उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? इसका पुत्र इब्राहिम लोदी, ठीक है। कौन बनते हैं? इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी जो है आगरा के सिंहासन पर कौन से नाम से सिंहासन पर बैठे थे? इब्राहिम शाह, ठीक है। इब्राहिम शाह की उपाधि से, इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठे थे। कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। अगला बताइएगा कि प्रथम सुल्तान कौन थे जो हिंदुओं के त्योहारों जैसे कि होली में भाग लेते थे? सिकंदर लोदी, ठीक है। यह पहला सुल्तान था जो हिंदू के त्योहारों में भी भाग लेते थे। कौन? सिकंदर लोदी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सिकंदर लोदी, ठीक है। अगला बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? हाँ, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? बाबर की, ठीक है। अगला बताइएगा कि बाबर जब भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है, तो उसे निमंत्रण किसने दिया था? हाँ, बोलिए बोलिए। दौलत खां, ठीक है। दौलत खां लोदी, ठीक है, और आलम खां। दौलत खां लोदी और आलम खां, ठीक है। किसने साथ दिया था? किसने निमंत्रण दिया था? तो दौलत खां लोदी और आलम खां, ठीक है। दौलत खां कौन थे? पंजाब के शासक, ठीक है। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी, ठीक है। और वही आलम खां कौन थे? तो इसके चाचा, ठीक है। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां, हो गया। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत का जो शासन व्यवस्था था, ठीक है। शासन व्यवस्था पे आते हैं, सल्तनत काल का जो शासन व्यवस्था था। तो बताइएगा, इसमें पहला सवाल है कि जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। तो बताइएगा कि राज्यपाल और प्रधानमंत्री नहीं है, तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था उसे सुल्तान कहा जाता था, ठीक है। तो बताइएगा कि वह पहला कौन से शासक थे जिसे सुल्तान की उपाधि दिया गया था? तो हाँ, बोलिए बोलिए। मोहम्मद गजनी, ठीक है। कौन थे? मोहम्मद गजनी, ठीक है। लेकिन अगर पूछे, आइए सर, लेकिन अगर पूछे कि गुलाम वंश के वह कौन शासक थे जिसे सुल्तान की उपाधि मिला था? नहीं, इल्तुतमिश, ठीक है। किसे मिला था? इल्तुतमिश, ठीक है। अगला बताइएगा कि
सल्तनत काल का वे कौन शासक थे जो अमीरों को प्रभावहीन कर दिए थे? ओके जी। नहीं। बलबन और अलाउद्दीन, ठीक है, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक तो बोले, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीर लोग जो थे वो प्रभावहीन हो गए थे, ठीक है। अगला बताइएगा कि अमीरों का जो महत्व चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है, मतलब अमीर बहुत ज्यादा चमक दमक रहे थे किसके शासनकाल में? लोधी वंश के, ठीक है, लोधी वंश के शासन काल में, लोधी वंश के शासन काल में अमीरों का महत्व जो है चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है, मतलब बढ़ गया था, हो गया। अगला बताइएगा कि सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद हुआ करता था उसे क्या कहते थे? सल्तनत काल में जो मंत्री परिषद हुआ करता था उसे क्या कहते थे? तो मजलिस ए खलवत, क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत, मजलिस ए खलवत, ठीक है, मजलिस ए खलवत कहते थे मंत्री परिषद को, ठीक है। तो बताइएगा कि जो मंत्री परिषद थे मतलब मजलिस ए खलवत, ठीक है, की जो बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत की जो बैठक होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खास, ठीक है, मजलिस ए खास, मजलिस ए खास कहा जाता था, हो गया। बताइएगा कि इसमें जो सल्तनत काल में जो राजस्व विभाग का प्रमुख होते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे प्रधानमंत्री, ठीक है, वजीर कहा जाता था, ठीक है, वो प्रधानमंत्री होते थे उसे वजीर कहा जाता था। तो राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था उसके मंत्री को वजीर कहा जाता था, क्या कहा जाता था? वजीर, ठीक है। वहीं जो सल्तनत काल में आय व्यय का जो लेखा जोखा करते थे उसे क्या कहा जाता था? आय व्यय का जो लेखा जोखा करते थे उसे क्या कहा जाता था? हाँ बोलिए। मुशरिफ ए मुमालिक, ठीक है, मुशरिफ ए मुमालिक, क्या कहा जाता था? मुशरिफ ए मुमालिक, ठीक है, जो आय व्यय का लेखा जोखा करते थे उसे मुशरिफ ए मुमालिक, ठीक है, मुशरिफ ए मुमालिक। वहीं बताइएगा कि जो सल्तनत काल में कोषाध्यक्ष होते थे, सल्तनत काल का जो कोषाध्यक्ष होते थे उसे क्या कहा जाता था? खजीन, ठीक है, कोषाध्यक्ष को खजीन कहा जाता था, ठीक है, सल्तनत काल में जो कोषाध्यक्ष होते थे उसे खजीन कहा जाता था, हो गया। हम लोग पहले पढ़े थे कि दीवान ए अर्ज, ठीक है, जो सैन्य विभाग का प्रमुख होते थे, ठीक है, तो दीवान ए अर्ज कौन विभाग होता था? सैन्य विभाग होता था, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता था सल्तनत काल में? उसके मंत्री को क्या कहा जाता था? तो आरिज ए मुमालिक, ठीक है, आरिज ए मुमालिक, सैन्य विभाग को आरिज ए मुमालिक, ठीक है। तो बताइए कि दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने किया था? बलबन ने, ठीक है, दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने, ठीक है। बताइएगा चालीसा दल को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने, ठीक है, और बनाया था किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है, चालीसा दल को इल्तुतमिश ने बनाया था और बर्बाद बलबन ने किया था, हो गया। बताइएगा कि जो गुप्तचर विभाग होते थे, सल्तनत काल के जो गुप्तचर विभाग होते थे उसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरीद, ठीक है, बरीद ए मुमालिक। तो 3 ठो मुमालिक हम लोग पढ़े, एगो मुशरिफ ए मुमालिक, ठीक है, एगो आरिज ए मुमालिक, ठीक है, और एक बरीद ए मुमालिक, ठीक है। तो मुशरिफ ए मुमालिक क्या होते थे? जो आय व्यय का लेखा जोखा करते थे, ठीक है। वहीं एक पढ़े आरिज ए मुमालिक, सैन्य विभाग, ठीक है, आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग। वहीं पूछे बरीद ए मुमालिक तो गुप्तचर विभाग, ठीक है, गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। बताइएगा कि दान विभाग जो होते थे उसके मंत्री को क्या कहा जाता था? खैरात, ठीक है, दान मतलब खैरात, तो दीवान एक खैरात, ठीक है, दान विभाग दीवान एक खैरात, ठीक है, दान विभाग को दीवान एक खैरात। तो बताइएगा कि दीवान एक खैरात की स्थापना किसने किया था? तो हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, दीवान एक खैरात फिरोज शाह तुगलक। वहीं बताइएगा कि दास विभाग जो होते थे, दास विभाग, सल्तनत काल में जो दास विभाग होते थे उसके मंत्री को क्या कहा जाता था? दीवान ए बंदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान। तो बताइएगा दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक। अगला बताइएगा कि सल्तनत काल में जो पेंशन विभाग होते थे, पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? हाँ, इस्तिहाक, ठीक है, दीवान ए इस्तिहाक, क्या कहा जाता था? दीवान ए इस्तिहाक, ठीक है। तो बताइएगा कि दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना किसने किया था? तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। पेंशन विभाग होते थे, हो गया, सब विभाग हम लोग पढ़ लिए।
अब बताइएगा कि वित्त विभाग जो होते थे, वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज। तो इसकी स्थापना किसने किया था? दीवान ए मुस्तखराज बनाने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और जो सल्तनत काल में कृषि विभाग होते थे, तो कृषि विभाग को क्या कहते थे? क्या कहते थे? दीवान ए कोई, ठीक है, दीवान ए कोई। तो बताइएगा कि इसे बनाने वाले कौन थे? MBT, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। हो गया। बताइएगा कि, हाँ, अगला बताइएगा कि जो सल्तनत काल में राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था, ठीक है, राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था, उसे क्या कहा जाता था? नहीं, दीवाने इंसा, ठीक है, दीवाने इंसा। क्या था? दीवाने इंसा, ठीक है, दीवाने इंसा, जो राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था, ठीक है, क्या नाम था? दीवाने इंसा, ठीक है, दीवाने इंसा। अगला बताइएगा कि लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? दिल्ली सल्तनत का वह कौन से शासक थे जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। हो गया। अगला बताइएगा कि सल्तनत जो थे, सल्तनत को किसमें बांटा गया था? सल्तनत को प्रांतों में, ठीक है, सल्तनत को प्रांतों में, ठीक है। तो प्रांत को क्या कहा जाता था? इक्ता, ठीक है, इक्ता या सूबा। क्या कहते थे? इक्ता या सूबा, ठीक है, इक्ता या सूबा कहते थे। तो बताइएगा कि इक्ताओं को फिर किसमें बांटा था? पहले पढ़े हम लोग सल्तनत को प्रांत में, ठीक है, जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। तो उसके बाद जो है इक्ता थे, इक्ता को किसमें बांटा था? तो जिला में। किसमें? जिला में, जिसे क्या कहा जाता था? सिक्का, ठीक है, कौन सिक्का? दही जो इस पर रखते थे वो सिक्का, ठीक है, याद रखिएगा। तो सिक्का, ठीक है। इक्ताओं को क्या कहा जाता था? नहीं जानते हैं? हाँ, इक्ताओं को सिक्का, ठीक है। ओ हाँ, बांटा था, जिलों को कहा जाता था सिक्का, ठीक है, इक्ताओं को बांटा था जिलों में, ठीक है, और उसे कहा जाता था सिक्का। हो गया। अगला बताइएगा कि जो टैक्स होते थे, ठीक है, कर जो होते थे सल्तनत काल में, तो उसमें जो गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाए जाते थे उसे क्या कहते थे? उसे जजिया कर कहते थे, ठीक है, हाँ, गैर मुसलमानों पर धार्मिक, ठीक है, गैर मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाते थे उसे जजिया कर कहते थे, ठीक है, कौन क्या कहते थे? जजिया कर, ठीक है। वहीं बताइएगा कि मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाते थे उसे जकात कहते थे। क्या कहते थे? जकात, ठीक है, मुसलमानों पर जो धार्मिक कर जकात, वहीं गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जजिया कर, ठीक है। बताइएगा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, गैर मुसलमानों पर लगाया गया भूमि कर, तो खराज, क्या कहते थे? खराज, ठीक है। वहीं मुसलमानों पर भूमि कर उष्ण, ठीक है। खम्स किसे कहते थे? लूट के जो लाए गए धन होते थे उसे खम्स कहा जाता था, ठीक है। हो गया। बताइएगा मुसलमानों से लिया गया जो कर थी, भूमि कर था, उसे उष्ण, ठीक है, उष्ण, क्या कहते थे? उष्ण कहते थे। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को उष्ण, वहीं गैर मुसलमानों से लिया गया भूमि कर खराज, ठीक है। धार्मिक कर में दो ठो पड़े, जजिया और जकात। तो बताइएगा कि मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लेते थे उसे जकात, ठीक है, और गैर मुसलमानों पर जजिया कर। हो गया। और लूटे गए धन को खाम्स, ठीक है, खुम्स कह सकते हैं, लूटे गए धन को खाम्स। हो गया। बताइएगा कि प्रशासन की, जो दिल्ली सल्तनत काल में जो प्रशासन होती थी उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम, ठीक है, उसकी सबसे छोटी इकाई ग्राम, ठीक है। और जो ग्राम सल्तनत काल में जो ग्राम के मुखिया होते थे, ग्राम के मुखिया जो होते थे उसे क्या कहा जाता था? खुकदम, ठीक है, मुकदम। हाँ, वो तो वैदिक काल में, और पहले भूल जाइए उसको, ठीक है। अभी हम लोग मिडाइवल पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी सल्तनत काल। हो गया। तो ग्राम के जो मुखिया होते थे उसे क्या कहते थे? मुकद्दम, ठीक है, क्या कहते थे? मुकद्दम, ठीक है, मुखिया को मुकद्दम। हो गया। अगला बताइएगा कि सल्तनत काल में जो अस्थाई सेना रखते थे, सबसे पहले बताइएगा कि सल्तनत काल में अस्थाई सेना रखने का काम कौन करते थे? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अस्थाई सेना रखने वाला अलाउद्दीन खिलजी, नगद वेतन देने वाला अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। जो टैक्स होते थे, ठीक है,
तो उसमें से जो है मतलब 75% ही रखते थे और 25% सेनाओं को देने वाला कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो गया। तो बताइएगा जो सुल्तान की जो अस्थाई सेना होती थी उसे क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में जो सुल्तान की अस्थाई सेना होती थी उसे क्या कहा जाता था? खास खेल। ठीक है, कौन खेल? खास खेल। ठीक है, क्या कहते थे? खास खेल। ठीक है, बताइएगा अगला कि सल्तनत काल में जो है बारूद की सहायता से जो गोला फेंकते थे उस मशीन को क्या कहा जाता था? मंगलिक। ठीक है, क्या कहते थे? मंगलिक तथा अर्राद। ठीक है, मंगलिक तथा अर्राद। ठीक है, सल्तनत काल में जो बारूद की सहायता से गोला फेंकते थे, ठीक है, उसे मंगलिक या अर्राद कहते थे। क्या कहते थे? मंगलिक या अर्राद। ठीक है, अगला बताइएगा कि सबसे पहले बताइएगा कि सल्तनत काल में इक्ता व्यवस्था कौन शुरू किए थे? इल्तुतमिश। ठीक है, ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। तो इक्ता व्यवस्था शुरू करने वाले इल्तुतमिश। लेकिन बताइएगा कि इक्ता व्यवस्था को समाप्त करने वाले अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा जो है इक्ता व्यवस्था को शुरू करने वाला कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू किया इल्तुतमिश ने, फिर खत्म किया खिलजी ने। ठीक है, खत्म किया खिलजी ने। ठीक है, और फिर से शुरू किया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिर से फिरोज। ठीक है, फिर से फिरोज हो गया। अगला बताइएगा कि सल्तनत काल में जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे, ठीक है, इधर तो नहीं पता था उस तरह का, तो बताइएगा कहाँ से मंगाते थे? हाँ, अरब हो गया, तुर्क से। ठीक है, और रूस से। ठीक है, रूस, अरब और तुर्की से मंगाते थे। ठीक है, लेकिन अगर पूछे हाँ, इधर वाला घोड़ा नहीं लगता, गधार है। ठीक तो बताइएगा कि सल्तनत काल में जो हाथी कहाँ से मंगाए जाते? हाँ, बोलिए बोलिए। बंगाल से। ठीक है, हाथी कहाँ से? बंगाल से। ठीक है, तो बंगाल में क्या हो, उस टाइम झारखंड हो सकता था, झारखंडे से मंगाता था क्या? अगला बताइएगा कि सल्तनत काल में जो कानून व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो शरीयत पे। ठीक है, शरीयत कानून नहीं सुने हैं? शरीयत कानून। ठीक है, उसके बाद कुरान पे और हदीस पे। तो शरीयत, कुरान और हदीस। ठीक है, सल्तनत कालीन में जो कानून व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? शरीयत, कुरान और हदीस। शरीयत, कुरान और हदीस। शरीयत, कुरान और हदीस। ठीक है, अगला बताइएगा कि सल्तनत काल में जो सुल्तान, ठीक है, सुल्तान होते थे वो न्याय करने के लिए सप्ताह में कितने बार उपस्थित होते थे? 2 बार, 5 बार? आप भी जाते थे साथ में? 2 बार। ठीक है, तो सल्तनत काल में जो है सप्ताह में 2 बार, ठीक है, 2 बार दरबार लगाते थे न्याय के लिए। ठीक है, न्याय के लिए 2 बार जाते थे सप्ताह में। हो गया। बताइएगा अगला कि जो भूमि की नाप जोख करने के बाद, ठीक है, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारण को क्या कहते थे? नहीं, मसाहत। ठीक है, क्या कहते थे? मसाहत। ठीक है, कौन क्या करते थे? भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारित करते थे, तो उसे क्या कहते थे? मसाहत। ठीक है, तो बताइएगा मसाहत को शुरुआत करने वाला कौन सा शासक थे दिल्ली? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ढेर कुछ शुरू किया था, नया चीज। ठीक है, मापतौल प्रणाली शुरू किया था। ठीक है, बाजार प्रणाली जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगला बताइएगा कि इसने अलाउद्दीन खिलजी ने जो मतलब अलाउद्दीन से पहले जो दान में दे दिया था भूमि को, और उसको इसने ले लिया था। ठीक है, ले लिया छीनकर भूमि को, और उसका क्या नाम रखे थे? उस भूमि को किसमें तब्दील कर देते थे? खालसा भूमि में। ठीक है, जिसको सरकारी भूमि करते थे। ठीक है, खालसा भूमि। अलाउद्दीन ने मतलब उस पर राजा का अधिकार हो जाता था। ठीक है, जो अलाउद्दीन से पहले जो दान दे दिया गया था भूमि को, उसको फिर से इसने वापस ले लिया और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, मतलब सरकारी भूमि में। हो गया। बताइएगा कि सल्तनत काल में जो मुद्रा व्यवस्था थी, ठीक है, मुद्रा व्यवस्था में चांदी को क्या कहते थे? चांदी का टंका। ठीक है, चांदी का टंका। ठीक है, और तांबे का दिरहम। ठीक है, तांबे का दिरहम। ठीक है, तो बताइएगा दिरहम जो थे, दिरहम कहाँ का मुद्रा है? यूएई का। ठीक है, यूएई का मुद्रा दिरहम। ठीक है, यूएई का मुद्रा दिरहम।
अगर पूछे कि जीतल और टंका बोले ना, तो उसका शुरुआत कौन किए थे? इल्तुतमिश ने, ठीक है। हाँ, लेकिन कहने का मतलब है कि वो सिर्फ इल्तुतमिश ने शुरू किए थे, ठीक है। अगर ज्यादा हो सकता है कि सल्तनत काल में जो मुद्रा व्यवस्था थी वो थी चांदी के टंके और तांबे के दिरहम पर आधारित, ठीक है। चांदी का टंका और तांबे का दिरहम, ठीक है। बताइएगा अगला सवाल कि, और अंतिम सवाल, कि जो सल्तनत काल में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होते थे, ठीक है, सल्तनत काल में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह होते थे, तो उसके रूप में कौन सा जगह बंदरगाह प्रसिद्ध था? देवल, ठीक है। क्या नाम है? देवल बंदरगाह, ठीक है, देवल बंदरगाह। हो गया। तो आज हम लोग का समाप्त होता है अभी, मतलब दिल्ली सल्तनत का पूरी सफाया कर दी, ठीक। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य स्टार्ट करेंगे कल। विजयनगर साम्राज्य पूरा रहेगा कल, ठीक है। 31 नंबर टॉपिक। अब आते हैं पॉलिटी में। क्या हुआ? तो पॉलिटी में हम लोग कहाँ थे? नागरिकता, ठीक है, भाग 2 पहला पढ़ लिए थे। तो पहले बताइएगा कि भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। वही बताइएगा भाग 4 के क में मूल कर्तव्य, ठीक है, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ, ठीक है, 5 में संघ, 6 में राज्य, ठीक है, 5 में संघ, 6 में राज्य, ठीक है। बताइएगा कि कौन सा अनुसूचित भाग है जिसे 7वां संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया था, ठीक है, 7वें को, ठीक है, 7वां को, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया है, ठीक है। तो बताइएगा अभी वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है, ठीक है। देखिए अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में ले तो 22 भाग, ठीक है, कितने भाग? 22 भाग। लेकिन अगर जैसे है कि 9 का क, 9 का ख, ठीक है, तो इस तरह करके 25, कितना? 25 भाग, ठीक है। पहले था 26 जिसमें 7 को कैंसिल कर दिया तो हो गया 25, हो गया। तो बताइएगा कि आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें नागरिकता है। तो नागरिकता जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11, हो गया। तो पहले हम लोग अनुच्छेद ही देख लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। तो बताइएगा कि जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम जो है किसे भारत का नागरिकता दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए, ठीक है, ये प्रावधान जो है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 5 में, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? 5 में, ठीक है। किसे दिया जाए नागरिकता, किसे नहीं दिया जाए, ये जो है आर्टिकल 5 में, ठीक है। वहीं बताइएगा कि जब भारत आजाद हुआ तो कुछ मतलब पाकिस्तान से भी आए भारत, तो पाकिस्तान से जो भारत आए उसको जो भारत में नागरिकता मिलेगा कौन से आर्टिकल के तहत? भाग 6, ठीक है, भाग 6, ठीक है। आजाद हुआ उसके बाद अगर पाकिस्तान से आया तो भाग आर्टिकल 6, ठीक है, आर्टिकल 6, ठीक है, आर्टिकल 6, ठीक है, अनुच्छेद 6। लेकिन वही बताइएगा कि जैसे भारत से कोई पाकिस्तान गया, ठीक है, पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान से भारत आया, वहां लतियाया किया या फिर वहां का नहीं समझ में आया उसको, तो फिर से भारत आया, ठीक है, और उसको अगर नागरिकता देगा तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 7, ठीक है, अनुच्छेद 7, ठीक है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान में ही नहीं, जब देश आजाद हुआ तो विदेशों में भी बहुत से मतलब नागरिक हुआ करते थे, उसे अगर मिलेगा भारत में नागरिकता तो 8, ठीक है, आर्टिकल 8 के तहत, ठीक है, विदेश से आने वाले नागरिक को आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पैटर्न पकड़ लेना, अच्छा कोई बात नहीं। बताइएगा कि अन्य देश की नागरिक, ठीक है, अन्य देश की नागरिकता लेने पर, मतलब जैसे कि भारत का नागरिक था, अब कहीं दूसरा देश में वो नागरिकता ले लिया, तो यहाँ तो उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो किस अनुच्छेद के तहत?
अनुच्छेद 9, ठीक है। अनुच्छेद 9 के तहत, अनुच्छेद 9 के तहत नो एंट्री मतलब यहाँ उसको उसका नागरिकता को निरस्त कर देगा, ठीक है। कैसे? तो यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं, ठीक है। भारत में जो है कौन से नागरिकता प्रणाली है? तो एकल नागरिकता, ठीक है। लेकिन अगर पूछे अमेरिका में दोहरी नागरिकता, ठीक है। हाँ, क्या बोले? किसको? अच्छा, दोहरी नागरिकता को। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य था, है नहीं था, जिसमें कि दोहरी नागरिकता थी? तो जम्मू कश्मीर। कौन थे? जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसका दोहरी नागरिकता मतलब क्या? उसको राज्य का भी नागरिक होना पड़ता था और देश का भी नागरिक, ठीक है। उसे बोलते हैं दोहरी नागरिकता, ठीक है। अब बताइएगा कि जब तक आप कोई देशद्रोही काम नहीं करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो आपको सरकार जो है नागरिकता नहीं छीनेगी। ये जो है किस आर्टिकल में इसका वर्णन है? तो आर्टिकल 10, ठीक है। कौन सा आर्टिकल? 10, ठीक है। देशद्रोही मतलब देशद्रोही जब तक आप नहीं करेंगे काम, तब तक आपकी नागरिकता को निरस्त नहीं करेंगे सरकार, ठीक है। तो वो नागरिकता थी, वो अनुच्छेद 10 में, ठीक है। लेकिन अगर बताइएगा कि नागरिकता संबंधी जो कानून बनाते हैं, उसका अंतिम अधिकार जो है, मतलब अंतिम रूप से नागरिकता संबंधी जो कानून बनाते हैं, कौन बनाते हैं? संसद, ठीक है। कौन बनाते हैं? संसद। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11, ठीक है। अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद सब खत्म कर लिए संसद द्वारा। संसद तो सब, हाँ, तो उसी के द्वारा संसद में तो सब आ गया ना, राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा, राज्यसभा। अंतिम रूप से राष्ट्रपति होगा संसद के द्वारा, ठीक है। अगला बताइएगा कि नागरिकता संबंधी जो है पढ़ लिए हम लोग, भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में, ठीक है। भारत में कौन सी नागरिकता प्रदान? एकल नागरिकता, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता। अगला बताइएगा कि एकल नागरिकता जो है, एकल नागरिकता का प्रावधान जो लिया गया है किस देश के संविधान से? ब्रिटेन से, ठीक है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, ठीक है। अगला बताइएगा कि नागरिकता संबंधी, ठीक है, नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद है, ठीक है, वो 5 से 11 में है, ये हम लोग जान रहे हैं। ये कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1949 को, 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 5, हाँ, जब आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। बताइएगा किस भाग को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबसे कठिन भाग कहा था? भाग 2 को, ठीक है, सबसे कठिन कहा था। क्योंकि क्या होता है कि इसमें बहुत कठिन हो जाता है निर्णय लेना कि किसे हम नागरिकता देंगे, किसे नहीं देंगे, ठीक है। तो इसे कहा था बहुत सख्त, बहुत कठिन भाग है, ठीक है। भाग 2 को हो गया। क्योंकि देखिए इसमें समय समय पर इसमें बवाल होते गया है, CAA आया, फिर NRC आया, तो बवाल हुआ ना, तो इसलिए इसे कहा बहुत कठिन है, हो गया। अगला बताइएगा कि संसद को जो है नागरिकता कानून बनाने का अधिकार है, सब जानते हैं। तो बताइएगा कि संसद ने नागरिकता संबंधी जो अधिनियम बनाए थे, ठीक है, वो कब बनाए थे? सबसे पहली बार जो है नागरिकता संबंधी जो अधिनियम बनाए थे तो 1955 में, ठीक है। उसे कहा जाता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, और इसी में बार बार संशोधन हुआ, ठीक है। इसी में संशोधन के तहत जो है इसमें नागरिकता दिया जाता है, ठीक। तो बताइएगा कि जैसे इसमें 1986 में हुआ, ठीक है, संशोधन हुआ 1986 में, फिर हुआ 1993 में, फिर 2015 में हुआ, और अंतिम उसमें 2000 हाल फिलहाल में मतलब 2019 में भी हुआ, ठीक है, जब आया था NRC, ठीक है। तो इसमें से हम पढ़ेंगे सबसे फेमस जो है 1986 का संशोधन, ठीक है, नागरिकता अधिनियम संशोधन, भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 को, ठीक है। बताइएगा किसी को भारत का नागरिकता ग्रहण करना है, ठीक है, तो वो जो है रजिस्ट्रेशन करवाएगा। तो किसके अधीन वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा? पंजीकरण जो करवाता है, पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करता है, तो किसके पास वो जो है पंजीकरण करवाएगा? गृह मंत्री, ठीक है। गृह मंत्रालय किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन, हो गया।
बताइएगा कि किसी भी नागरिक को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने तरीके हैं? भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5, ठीक है, कितने? 5 तरह का, ठीक है। तो पहला भारत का नागरिक पहला जन्म से, ठीक है, भारत का नागरिक पहला जन्म से, ठीक है। जैसे हम लोग को जो नागरिकता मिला है, कैसे मिला है? जन्म से मिला, ठीक है। लेकिन अच्छा, लेकिन नहीं, बताइए दूसरा वंश से, ठीक है। जैसे कि सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया मिर्जा शादी कहाँ की? पाकिस्तान में, ठीक है। तो उनके जो बाल बच्चे होंगे उनको नागरिकता भारत में मिलेगा, तो किस आधार पर मिलेगा? तो वंश के आधार पर, ठीक है। किस आधार पर? वंश के आधार पर, ठीक है। तो 2 हो गया। तीसरा बताइएगा, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा के। तीसरा पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। चौथा देशीकरण, ठीक है, चौथा देशीकरण। और वही 5वां जो 10 साल रह जाएगा नहीं, वो तो रहना ही पड़ेगा सब में, ठीक है। तो 5वां है अर्जित भूमि, ठीक है, अर्जित भूभाग, जिसको बोलते हैं भूमि विस्तार, ठीक है। तो हम लोग 5 पढ़ लिए। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, ठीक है, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण से, ठीक है, तीसरा पंजीकरण से, चौथा देशीकरण से, और 5वां भूमि अर्जन से, ठीक है, मतलब अर्जित भूभाग से, ठीक है, अर्जित भूभाग से। तो बताइएगा कि हम लोग को नागरिकता कैसे मिला है? जन्म से, ठीक है, हम लोग को नागरिकता जन्म से। लेकिन मान लीजिए हम लोग या फिर कोई भी आप लोग शादी ब्याह करते हैं, ठीक है, शादी उदी किए, चले गए कहीं विदेश, ठीक है, विदेश घूमने चले गए मान लीजिए, और वहां पे जो है बहुत दिन तक रहे, वही बाल बच्चा हो गया, ठीक है। तो बताइएगा उसको जो है भारत में नागरिकता मिलेगा किस आधार पर? वंश के आधार पर। किस आधार पर? वंश के आधार पर। भूलेंगे क्या? नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगला बताइएगा कि वंश के आधार पर मिल जाएगा, लेकिन यदि कोई विदेशी नागरिक, ठीक है, यदि कोई विदेशी नागरिक और वे भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विदेशी नागरिक है जिसे भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस आधार पर करेंगे? पहला पंजीकरण से, ठीक है, पंजीकरण से, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट, देखिए शादी नहीं कहने मतलब वो नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं डायरेक्ट, ठीक है, शादी करने वाला बात नहीं ना, उसको नागरिकता चाहिए पहले। पाकिस्तान की हाँ वो भी है, थोड़ा सा आगे वो भी है, ठीक है। तो सबसे देखिए, अगर कोई विदेशी नागरिक चाहे कि हम भारत का नागरिकता प्राप्त करेंगे, तो उसे पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, उसे पंजीकरण, उसको कुछ नहीं करना होगा, शादी ब्याह कुछ नहीं, वो पंजीकरण के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन क्या तुरंत मिल जाएगा उसको? नहीं, ठीक है। उसे कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक, ठीक है, 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा, उसे 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। और इसके अलावे, ठीक है, उसको 12 महीना तक लगातार, ठीक है, उसको भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है, भारत में रहना पड़ेगा, तब उसे नागरिकता प्राप्त हो, ठीक है। और उसमें भी देखिएगा उसका कैरेक्टर, चाल चलन कैसा है तब, ठीक है। अब उसका देश में क्या प्रावधान है, ठीक है, हाँ, एकल है कि दोहरी है, या क्या प्रावधान है? मतलब उसका अगर देश का नियम अगर सेम रहे इसी तरह, तो उसका वहां खत्म हो जाएगा, यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बताइएगा कि वैसे लोग जो भारत में आए, ठीक है, भारत आए और भारत के लिए काम किए बहुत सारा, ठीक है, मतलब भारत की संस्कृति को, ठीक है, भारत के रीति रिवाज को समझे, ठीक है, और यहाँ के कोई भी एक भाषा को सीख लिए उसने, तो बताइएगा उसे किस आधार पर नागरिकता मिलेगा? देशीकरण, ठीक है, उसे कहते हैं देशीकरण। उसे किस आधार पर? देशीकरण के आधार पर उसे नागरिकता मिल जाएगा। और उसे भी क्या तुरंत मिल जाएगा? नहीं, उसे कम से कम 10 वर्ष तक रहना पड़ेगा। कितने वर्ष? 10 वर्ष तक, ठीक है, 10 वर्ष तक रहना पड़ेगा, हो गया। लेकिन क्या बोला गया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का संशोधन हुआ, ठीक है, कब? 1986 में, ठीक है, 1986 में हुआ। तो इससे पहले उसे कितने वर्ष तक रहना पड़ता था? 5 वर्ष, ठीक है, इससे पहले 5 वर्ष का प्रावधान था, ठीक है। तो आप 5 वर्ष रहिए, आपको नागरिकता मिल जाएगा देशीकरण के आधार पर, हो गया। तो बताइएगा जैसे मदर टेरेसा है, ठीक है, मदर टेरेसा को जो है किस आधार पर नागरिकता मिला है? देशीकरण, ठीक है, मदर टेरेसा को देशीकरण के आधार पर। वो जैसे वो कहाँ के थे? अल्बानिया के। कहाँ के थे? अल्बानिया के, ठीक है। तो साहित्य में जब नोबेल पुरस्कार में शांति में जो महिला नोबेल पुरस्कार मिला है मदर टेरेसा को, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भारतीय महिला,
ठीक है, ऐसा नहीं बोलते हैं अल्बानिया की महिला, भारतीय महिला जिसे शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है तो मदर टेरेसा बोलते हैं ना, तो उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिला है। ठीक है, जैसे हो गया एनी बेसेंट, एनी बेसेंट को भी मिला है। ठीक है, तो इसी तरह है। अगला बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान को जो है भारत में मिलाना है। ठीक है, मान लीजिए उस पर आक्रमण कर दिए, ठीक है, और उसका जो क्षेत्र था उसको हम मिला लिए भारत में, अब वो आदमी से वहां से भाग नहीं जाएगा, उसको भी रखना होगा। तो बताइएगा उसे जो भारत में नागरिकता मिलेगा किस आधार पर? भूमि अर्जित। ठीक है, अर्जित भूभाग पर, जिसे बोलते हैं भूमि विस्तार। ठीक है, भूमि विस्तार। तो इस तरह से मान लीजिए जैसे कोई भी देश हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश अभी टटरा रहा है पूरा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि अफगानिस्तान है, ठीक है, म्यांमार है, सबको मिला लिए मान लीजिए भारत में, अखंड भारत बना लिए हम। ठीक है, और उसके नागरिकता को जो है मतलब भारत में हम नागरिकता उससे देना है, तो किस आधार पर देंगे? भूमि विस्तार। ठीक है, भूमि अर्जित भूमि भूभाग बोलिए या फिर भूमि विस्तार। ठीक है, भूमि विस्तार। ठीक है, सिक्किम को जो मिलाया गया है तो भूमि विस्तार के आधार पर। ठीक है, भूमि विस्तार। अगला बताइएगा कि हम लोग पढ़े अभी नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 उपाय। ठीक है, 5 नियम नागरिकता प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर पूछे नागरिकता समाप्त होने के लिए कितने नियम, तो 3 नियम। ठीक है, नागरिकता समाप्त होने के लिए 3 ही काफी है। ठीक है, 3 ही काफी है। सबसे पहला स्वतः, हाँ वो भी होगा, जो मनसो विरोधी भी होगा। ठीक है, सबसे पहला अगर हम स्वतः यहाँ का नागरिकता त्याग दें, ठीक है, तो वो हो गया पहला। दूसरा, अगर हम किसी और देश में होशियार बन के नागरिकता ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे नागरिकता समाप्त हो जाएगा। और ये किस आर्टिकल में चर्चा हुआ है? नहीं, 9 में। ठीक है, अनुच्छेद 9। उस टाइम जब सीक्वेंस में बोल रहे थे तो फटाक से 7, 8, 9 अभी जब पूछे तो मान लीजिए अन्य देश का नागरिक बन गया तो भारत जो है, भारत में उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है, उसके बाद एक तो है सरकार द्वारा उसकी नागरिकता को छीन लिया जाता है। ठीक है, उसको लतियाता भी है और छीन भी लेता है, तो ये भी है उपाय। 3 उपाय पढ़ लिए। पहला स्वतः स्वेच्छा से, दूसरा अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर, और तीसरा सरकार द्वारा छीन लेने पर। जैसे कोई देश, इसमें आता है जैसे कि मान लीजिए कोई देशद्रोही काम किया हो, ठीक है, बोल दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उसका चला गया। या फिर मान लीजिए वो पागल हो जाए या दिवालिया, तो उसकी भी नागरिकता समाप्त होती है। ठीक है, दिवालिया अगर हो जाए। या फिर अगर संविधान का उसने उल्लंघन किया हो, ठीक है, संविधान का उल्लंघन किया हो तो फिर भी जो है उसकी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। ठीक है, या फिर गलत तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त किया हो, कोई गलत दस्तावेज देके या फिर कोई अवैध तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त किया हो तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, या फिर अगर भारत के बाहर 7 वर्ष से अधिक समय तक रह लिया, ठीक है, तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। ठीक है, तो भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और इसी के समाप्ति के साथ आज टॉपिक समाप्त होता है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी नवल सर लेंगे साइंस का क्लास। जय हिंद साथियों सभी को। चलिए, गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। अब हम लोग साइंस का देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, घबराइएगा नहीं, एक आध 2 दिन और लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग आराम से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और सभी को अपना लेवल से पढ़ना है। जान रहे हैं ग्रुप डी है, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? एडिशन बल्ब तक ना।
चलिए, तो अगला बताइएगा, और पहला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया है? ब्रिटेन क्या? हाँ, और बार्डी ब्रिटेन, शॉकले, ठीक है, शॉकले एक याद रखना, शॉकले, बाकी बात उधर बार्डिन ब्रिटेन। बार्डिन ब्रिटेन किसका है? ट्रांजिस्टर का। किसका है? ट्रांजिस्टर का। रडार का खोज डब्ल्यू किया है, रडार नहीं होगा, रडार का खोज किया है RW, ठीक है, RW, डब्ल्यू के रडार में आ अच्छा लगा का है, अच्छा लगा। कि सर भी ऐसे होते हैं। रडार का खोज किया है RW, हाँ, वाट। रडार में आएगा तो वाट लगा देगा ना। चलिए, पनडुब्बी, ड्रेबेल, बहुत अच्छा, ड्रेबेल, पनडुब्बी, ड्रेबेल, पनडुब्बी, कार्निबियल ड्रेबेल, पूरा नाम है कार्निबियल ड्रेबेल। हाँ, साइकिल, साइकिल का खोज मैकमिलन, किससे मिलने जाएगा? किससे? किससे जाएगा? वो साधन क्या है उसके पास? साइकिल। साइकिल से मिलने जाएगा, ठीक है, मैकमिलन। पैरासूट, हाँ, क्या है? गार्नेरिन, आंद्रे गार्नेरिन। चलिए, अगला बॉल पेन, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। बॉल पेन, जॉस बीरो, बॉल पेन का जॉस बीरो, बॉल पेन जॉस बीरो। बिजली का पंखा, पंखा व्हीलर, बहुत अच्छा, बिजली का पंखा व्हीलर। हाँ हाँ, वहाँ सिर्फ व्हीलर ही दिया, व्हीलर ही याद रखना, उतना जरूरी एसएस पैसेस नहीं करना है। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं सर, बैक टू बेसिस चलिए, ठीक है। आगे आगे, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया है? ठीक है, जैनसन। कुछ एक पॉइंट याद रखिए, जैनसन, ठीक है। पेट्रोल चलित कार का खोज किसने किया? पेट्रोल से चलने वाला किसने किया? कार्ल बेंज। हम एक चीज बताए थे कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में सबसे खतरनाक कौन है? पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन क्या छोड़ता है? मोनोऑक्साइड। वहीं डीजल इंजन कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अगला एयर कंडीशनर, कैरियर, गजब है नाम ना, कैरियर, हैवीलैंड कैरियर, हैवीलैंड कैरियर एयर कंडीशनर का। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल का खोज किसने किया है? चलिए, शिवा, ठीक है, ईमेल का खोज शिवा, ईमेल का खोज शिवा, VA शिवा, VA शिवा। IR उदय जो है लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिए, जो याद रह रहा है उसी को पकड़िए, शिवा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक था, और कुछ छूटा है क्या? आज सर बताएंगे, कहीं छूटा है क्या सर? सिस्मोमीटर ना, हाँ, सिस्मोमीटर का खोज किसने किया है? मेलेट, ठीक है, रॉबर्ट मेलेट। इसको 2-4 बार पढ़िएगा सर, याद हो जाएगा, एक बार में याद होने वाला नहीं है। रोज अपना एक बना लीजिए कि हमको आज 5 पढ़ना, फिर 5, फिर 10 रिवीजन, 5 आगे 10 रिवीजन, फिर आगे इसी तरह करके आगे बढ़िएगा आप लोग। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं यंत्र और मापन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑडियोफोन। सुनने में सहायता के लिए कान में लगाए जाने वाले उपकरण को ऑडियोफोन। रेडियो में उत्पन्न दोष को पता लगाने के लिए एवोमीटर, वेरी गुड, रेडियो में उत्पन्न दोष पता लगाने के लिए एवोमीटर। एक्सीलेटर, एक्सीलेटर का चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां, ठीक है, यांत्रिक सीढ़ियां, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां किसका मापन है? तो एक्सीलेटर, एक्सीलेटर से मापा जाता है। चलिए, अगला सूर्य की किरणों की तीव्रता को निर्धारण करने वाला यंत्र क्या होगा? एक्टियोमीटर। और वहीं उसकी विकिरण को या किरण को मापे तो ताप, हाँ, सूर्य के ताप को मापे तो किसके? पायरोमीटर से। किसके? पायरोमीटर से मापा जाता है। बैरोग्राफ, वायु दाब को मापने वाला ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र है बैरोग्राफ। वही हम लोग जानते हैं बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, और उसका तो तीनों कहानी पता ही है। चलिए, अगला चलते हैं, वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र।
आवर्धित मतलब बड़ा, ठीक है। वस्तुओं को बड़ा कर दिखाने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? बाइनोकुलर्स। क्या कहा जाता है? बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स क्या करेगा? वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा दिखाएगा, मतलब आवर्धित करके दिखाने वाला, बड़ा दिखाने वाला। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला, पौधों का वृद्धि, क्रेस्कोग्राफ का खोज किसने किया है? जेसी बॉस। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पौधों के वृद्धि को दर्शाने के लिए। कार्डियोग्राफ का उपयोग कहाँ किया जाता है? हृदय गति, मनुष्य के हृदय गति मापने के लिए कार्डियोग्राम का मापन किया जाता है, मतलब यंत्र का उपयोग किया जाता है। वहीं बताइएगा कार्डियोग्राफ, ईसीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? नहीं वही है इलेक्ट्रोकार्डियो। हाँ, हृदय के ही, ईसीजी हृदय से संबंधित है, वहीं ईईजी मस्तिष्क से संबंधित है। चलिए अगला, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का बता सकते हैं? बहुत अच्छा। आवेशित कण को त्वरित किए जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? साइक्लोट्रॉन। वहीं अगला बताइए, किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने के लिए कंपास बॉक्स, ठीक है। आप लोग का कंपास बॉक्स, हाँ ठीक। चलिए, अंतर्दहन पेट्रोल इंजन का प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? कार्बोरेटर। क्या होता है? कार्बोरेटर। चलिए अगला बताइए, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन, एक देखें हम लोग साइक्लोट्रॉन और एक देखें साइटोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन था आवेशित कण को त्वरित करने वाला और साइटोट्रॉन था कृत्रिम मौसम को उत्पन्न करने के लिए। बेलनाकार वस्तु के अंदर बाहर का व्यास, गहराई मापने वाला यंत्र को क्या कहेंगे? कैलिपर्स। क्या कहेंगे? कैलिपर्स। इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नलीनुमा उपकरण को क्या कहा जाता है? यंत्र को मापने वाला क्या कहा जाता है? कैथोड। कैथोड, कैथोड का पावर क्या होती है? चार्ज क्या होता है? माइनस। और इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज माइनस, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, पानी के जहाजों में सही समय पता लगाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चाहिए। पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? क्रोनोमीटर। और क्रोनोमीटर का खोज किसने किया था? हैरिसन। वेरी गुड, हैरिसन ने किया था, ठीक है। हैरिसन ने किया था क्रोनोमीटर का खोज, और क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए। अगला बताइए, किसी परिपथ में दृष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? डेनियल सेल। सेल मतलब बैटरी, और बैटरी क्या? डीसी की एसी, डीसी, तो वही लिख रहा है वहाँ, ठीक है। हाँ, किसी परिपथ में दृष्ट धारा प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? डेनियल सेल। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए डायनेमोमीटर। बहुत अच्छा, डायनेमोमीटर। क्या होगा? डायनेमोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए डायनेमोमीटर। अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन। क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन। डिक्टाफोन। गुर्दे खराब होने की स्थिति में रक्त का शोधन करने वाला यंत्र डायलिसिस मशीन। क्या होगा? डायलिसिस मशीन। और डायलिसिस मशीन का खोज किसने किया है? कोल्फ ने किया। वेरी गुड। किसने किया है? कोल्फ ने किया है डायलिसिस मशीन। डायलिसिस को हिंदी में बोलते हैं अपोहन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आज का और अंतिम क्वेश्चन, नीति कोण को मापने वाला यंत्र। नीति कोण को डीप सर्कल। क्या होगा? डीप सर्कल, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होगा इसके बाद देंगे, ठीक है। ये वाला दे दें और यहाँ तक दे देंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा, और 2 दिन क्या, कल और परसों 2 दिन, ठीक है। 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग केमिस्ट्री की ओर चलेंगे। अच्छा रूल रेगुलेशन बना के हाँ, ग्रुप डी को फॉलो करें। एकदम सारा ग्रुप डी का पकड़ रहेगा हम लोग का। और जिस तरह मैसेज में भी किए थे, क्वेश्चन देखे थे आप लोग? मैसेज में देखे थे क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया था, और एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो डिस्कशन में नहीं कराया गया। कौन कौन नहीं देखे? देखे तो कुछ बोले का है ना, उसमें लिखे थे हम अपना फीडबैक।
एक क्वेश्चन का आंसर कोई भी एक क्वेश्चन बताइए कौन सा क्वेश्चन था उसमें, एक क्वेश्चन उतना क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन अरे तो बड़ा टफ सवाल सब कुछ कोई भी एक क्वेश्चन आंसर एक भी बता बताइए जो आप लोग देखे होंगे या हम क्वेश्चन करें। मतलब हाँ करिए आप सर। हम लोग भी मत बताइए उसमें कितने प्रकार के अशुद्धियां वाला क्वेश्चन दिए गए थे। जैसे हम बताते थे खदानों की अशुद्धियां को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस तरह का उसमें कितना क्वेश्चन डाले थे पता नहीं सर। तो नहीं देखे थे, अच्छा से देख लीजिएगा। और आप आज फर्स्ट बार आए हैं इसमें, इसका भी एग्जाम है। टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। टॉपिक पढ़ के आइए। सर हाँ सर। इसका